This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। शुएब, मेरी आवाज़ आ रही बेटा आपको? जी सर, आ रही है। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, अभी तक एक हम सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो ये है कि साल के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नॉर्मल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड जो है वो होगा 30 जून को। ये हमारी एक इसमें पूरा साल डिपार्टमेंट हमारे पास जो है वो FPR है जिसने हमसे टैक्स कलेक्ट करना है। जब ये साल कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उस टैक्स लायबिलिटी में से वो टैक्स जो ड्यूरिंग द पीरियड पे किया जाएगा, जिसको कि विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं, वो आप माइनस करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स को एडवांस टैक्स भी कहते हैं और ये दो तरह का होगा। नंबर 1, एक तो डिडक्शंस है और दूसरी कलेक्शंस। डिडक्शन से क्या मुराद है कि जब आपको कोई पेमेंट मिले किसी सोर्स से और उसमें से टैक्स कट जाए, और कलेक्शन जब आप पेमेंट करें तो उसके साथ कुछ आप एक्सपेंसेस के साथ कुछ टैक्स भी पे करें, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, इंपोर्ट वगैरह जो है ये सारे। तो ड्यूरिंग द पीरियड जो आप टैक्सेस FPR को दे रहे होते हैं उनको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी क्या है, जो साल के एंड पे कैलकुलेट की जाती है। हमारा जो एग्जाम का कंसर्न है वो ये कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी एग्जाम के अंदर कैलकुलेट करनी है। और ये टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी खैरियत से? क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जरा डिडक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स में डिफरेंस बता दीजिएगा। डिडक्शन और कलेक्शन ये एडवांस टैक्स की शक्लें हैं दोनों। गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि लोगों को कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां से उनकी मजबूरी है। जैसे सैलरी मिलना, मैं एक जगह पर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलनी है, तो FBR तमाम एम्प्लॉयर को पाकिस्तान में कहा हुआ है कि जब भी आप लोगों को सैलरी पे करेंगे तो उस सैलरी के ऊपर एक ख़ास परसेंटेज से आप टैक्स काट लेंगे। ठीक, एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन प्राइवेटली आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर ये डिडक्शन की कैलकुलेशन मैंने करवाई हुई है। इसी तरह कंपनी जब डिविडेंड इशू करेगी तो आपका टैक्स काटेगी। एक्सपोर्ट के ऊपर जब आपको बैंक में
तो जब आपको पेमेंट मिले उसमें से कोई शख्स आपका टैक्स काट के एफबीआर को जमा करवा दे, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। कलेक्शन ये है कि आप जब कोई एक्सपेंस पे करें और आप उसके साथ टैक्स भी डिपॉजिट करवाएं, जैसे कि आपको घर में बिल आए बिजली का, सुई गैस का, मोबाइल का, टेलीफोन का, और उसमें देखा लिखा होता है विद होल्डिंग टैक्स, ठीक, उसको कलेक्शन कहते हैं। यानी ये आप अपने हाथ से जमा करवा रहे हैं। तो कलेक्शन और डिडक्शन सिर्फ दो टर्म्स हैं, ये टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीक़ेकार है गवर्नमेंट के पास, ताकि मैक्सिमम टैक्स जो है वो लोगों को से कलेक्ट किया जा सके। ये बस एक तरीक़ेकार, इसके अलावा और बस ये एडवांस है, और इसका हमारे सिलेबस में ये प्रोविजंस नहीं, सिर्फ हमने ये करना है एग्जाम में कि टैक्स लायबिलिटी के ऊपर हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और टैक्स लायबिलिटी में से ये जो एडवांस टैक्स है ये हम लेस कर देंगे यहाँ से, और हमारे पास जो आंसर है टैक्स पेएबल यहाँ तक पहुँचना। आज हमारे पास जो प्रैक्टिस है वो इसी चीज़ की है कि आज हमने जो कैलकुलेशंस करनी है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। नंबर 1, आज हम पहली चीज़ जो सीखेंगे वो ये वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं तलहा बात कर रहा हूँ। सर ये जो कलेक्शन ऑफ टैक्स में आपने लिखवाया था एक्सपेंस प्लस टैक्स जो होता है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है या ये विद होल्डिंग टैक्स होता है हमारा? बेटा कलेक्शन और डिडक्शन दोनों को मिला के विद होल्डिंग टैक्स एक जनरल टर्म यूज की जाती है। जैसे जिसमें हम कि जैसे मैं जैसे आपको जैसे एग्जांपल दूं कि जैसे आप कहें कि जी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंसान में क्या है, मैन भी है और वुमेन भी है। यानी अगर एक वुमेन है तो आप क्या कहेंगे, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है ना, लेकिन यानी आगे उसकी टाइप्स है। इसी तरह जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी दो आगे शक्लें हैं, एक है कलेक्शन ऑफ टैक्स और एक है डिडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है ना। यानी विदहोल्डिंग टैक्स इज अ जनरल टर्म, यू कैन अप्लाई दिस टर्म ऑन द डिडक्शन एंड ऑन द कलेक्शन, दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकती है। एंड विदहोल्डिंग टैक्स इज एन एडवांस टैक्स, ठीक हो गया। तो ये कलेक्शन एक तरीकेकार है टैक्स कलेक्ट करने का, और डिडक्शन भी एक तरीकेकार है टैक्स कलेक्ट करने का। जब आप पेमेंट करें तो साथ टैक्स दें, वो भी एफबीआर को जाएगा, यानी टैक्स कलेक्ट होके भी एफबीआर को ही जाना है और डिडक्ट होने के बाद भी एफबीआर को जाना है। आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स डिडक्ट करके उसने भी एफबीआर को देना है, और जिसने कलेक्ट करना है उसने भी एफबीआर को देना है। इस टैक्स को आपने साल के एंड के ऊपर अपनी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना है। ये एडवांस की शक्ल में जा रहा है। ये सिर्फ दो शक्लें हैं एक चीज की जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। इस ओके। यस सर। सर इसके बाद फिर हमारे पास टैक्स पेएबल टैक्स रिफंडेबल की सिचुएशन आ जाएगी। हाँ, आज उसी के ऊपर हमने काम करना है। आज जो काम करना बेसिकली हमने उसी के ऊपर करना है, ठीक हो गया। आज इसी चीज की मैंने पहले प्रैक्टिस करवानी है, फिर मैं सिलेबस को स्टार्ट करूंगा। अभी तो आपको मैं सिस्टम पहले समझाऊंगा तो सिलेबस स्टार्ट करूंगा ना, ठीक है जी। चले आगे चले। आज जो पहली चीज हमने सीखनी है वो ये है कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या है। दूसरी चीज जो हमने सीखनी है कि उस टैक्सेबल इनकम को टैक्स लायबिलिटी के साथ कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी उस टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, और उससे हम टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी में जाते हुए दो चीजें हमें सीखनी है। नंबर 1, टैक्स रेट्स। हमें ये सीखने हैं कि टैक्स रेट्स की एप्लीकेशन कैसे होगी, और टैक्स रेट्स में आगे हमारे पास दो रेट्स हैं एक है सैलरीड के लिए और एक है नॉन सैलरीड के लिए।
और प्लस पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन देने लगा हूं। जो आज पहली डेफिनेशन मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं वो है पर्सन। व्हाट इज मेंट बाय पर्सन। देखें, हर लॉ के अंदर एक डेफिनेशन दी जाती है। कुछ चीज़ों को पहले डिफाइन करता है कि मैं जब ये वर्ड यूज करूंगा तो उससे क्या मुराद होगी। उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। इससे क्या मुराद है एक्सक्लूसिव से? कि यहाँ पर डिक्शनरी के मीनिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, डिक्शनरी मीनिंग्स को नहीं लिया जाएगा, बल्कि उस डेफिनेशन को लिया जाएगा जो कि पर्सन की है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिक्शनरी में पर्सन को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ह्यूमन बीइंग्स, औरत या मर्द, यही मिलेंगे आपको। लेकिन ये बात देखें कि लॉ कहता है पर्सन मीन, वो कहता है ये पर्सन मीन नंबर 1 इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जाम के अंदर ये बात कई दफा आपके लेवल पे पूछी गई है, व्हाट इज मेंट बाय अ पर्सन। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जहां पर भी पर्सन का वर्ड लिखा जाएगा, ये आज पहली डेफिनेशन है बेटा आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, इसको ध्यान से आपने देखना है। पर्सन मीन इंडिविजुअल, यानी इंसान, जो मैं और आप काम कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सिंपल अभी समझें कि पार्टनरशिप फर्म को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, जो आप जिसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं तो उसको हम एसोसिएशन, और इसके लिए आप एक एक्रोनिम यूज कर सकते हैं, एओपी। कंपनी आपको पता है जिसके साथ लफ्ज लिमिटेड लिखा होता है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो बाद में देखेंगे। एंड फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट। आप कहेंगे जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ गई? तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। अच्छा, इससे दोबारा ये हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक शख्स अकेला काम करेगा तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं वो किसी भी शक्ल में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। अगर वो ज्यादा लोग मिलके उन्होंने एक कॉरपोरेशन बना ली जिसके साथ लिमिटेड का वर्ड यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ये कंपनी है। ठीक, तो ये उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर वो कंपनी नहीं और एक से ज्यादा लोग हैं तो वो कौन है? एओपी। और अगर कोई अकेला काम कर रहा है तो वो क्या है? इंडिविजुअल। अच्छा, अब जरा देखें, इंडिविजुअल के और लॉ ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दी। उसने कहा इंडिविजुअल या तो सैलरीड पर्सन होगा या नॉन सैलरीड पर्सन होगा। अच्छा, अब सैलरीड और नॉन सैलरीड को क्यों अलग किया गया? क्योंकि लॉ के अंदर सैलरीड और नॉन सैलरीड और एओपी के सेम रेट्स हैं, जबकि सैलरीड के क्या है? अलग रेट्स हैं लॉ के अंदर। तो क्या हमें समझ आई यहाँ से? पर्सन से क्या मुराद है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ये पहली डेफिनेशन आज हमने डिस्कस की। और इंडिविजुअल की दो टाइप्स हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड, ये उसकी दो टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इसके मैं आपको पहले रेट्स दिखाऊं, फिर इसकी मैं कैलकुलेशन आपको वो करवाता हूँ।
देखें ये जो रेट्स आपको अभी नजर आ रहे हैं ना, ये है नॉन सैलरीड के, ठीक, ये नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स हैं। ठीक है, इसके साथ जो दूसरे रेट्स हैं हमारे पास, मैं वो भी आपको कॉपी करूं। वो हैं जी हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास जो रेट्स हैं ये नॉन सैलरीड के रेट्स। तो अगर कोई एओपी काम करेगी, कोई पार्टनरशिप होगी, तो एग्जाम के अंदर आपको कौन से रेट देखने हैं, ये वाले। और अगर कोई सैलरीड पर्सन होगा तो उसके लिए ये रेट्स हैं। अच्छा, अब सवाल, पहला सवाल तो आपके जहन में आएगा कि सर क्या ये रेट मुझे याद करने हैं? द आंसर इज नो, ये एग्जाम में आपको गिवन होंगे। जो टैक्स रेट्स आपने याद करने हैं वो मैं आपको खुद याद करवाऊंगा कि बेटा ये रेट्स याद करने, इसको याद नहीं करना। तो फिर इसको क्या करना है, इसको समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये हमारा एक टास्क होगा आज कि इसको समझना कैसे। अब फर्ज करें ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, तो पहला सबसे सवाल ये होगा कि एग्जाम के अंदर मुझे टेबल ए को चूज करना है या बी को चूज करना है। तो पहले हम ये फैसला कर लें, उसके बाद हम आएंगे कि इस टेबल के रेट्स को कैसे अप्लाई करना है। लें जी, अब आते हैं, अब हमारा जो सवाल है, पहली चीज आपको आज मैंने जो समझाई है वो क्या है कि पर्सन से क्या मुराद है। एक चीज आपने ये नोट कर लेनी है कि पर्सन से मुराद इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ये आज आपका पहला लेसन है जो आपने याद करना है, आपकी असाइनमेंट है। दूसरी चीज जो अब हम यहाँ पर डिसाइड करने लगे हैं वो है कि सैलरीड और नॉन सैलरीड से क्या मुराद है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आज है कि हाउ वी कैन से दैट अ पर्सन इज सैलरीड और नॉन सैलरीड। अब इससे पहले कि हम इसकी बात करें, तो क्या ये सवाल पेपर में पूछा गया कभी आज तक कि व्हाट इज मेंट बाय अ सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन? द आंसर इज नो। क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है, जिसकी इंटेंसिटी हमें नजर आती है कि शायद ना हो। तो फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ उसको? अब सवाल ये है कि मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें मुझे उस क्वेश्चन से ये पहले फाइंड करना होगा कि ये जो दोनों टेक्स्ट जो टेबल है मेरे पास, इनमें से कौन सा टेबल मैंने अप्लाई करना। ओके, चले अब हम बात करते हैं। देखें, इससे पहले हमें सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए क्या समझना पड़ेगा? टैक्सेबल इनकम समझनी पड़ेगी। टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है हमारी? टैक्सेबल इनकम से मुराद है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनको हम टोटल करेंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज और टोटल इनकम। ठीक, और इसमें से आप लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये वर्ड भी आपने याद रखना है, डिडक्टेबल अलाउंसेस। एक यहाँ बच्चे डिडक्ट टेबल लिख देते हैं, टेबल नहीं होता टेबल, तो टेबल लिख दीजिए, है डिडक्टेबल। ये स्पेलिंग इसके हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस। इसमें ज़कात और डोनेशन वगैरह जो है, ये आपको बाद में इसकी डिस्कशन करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं।
ये आप माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अच्छा अब देखिएगा, मैं इनको जरा लिखता हूं कि अज्यूम करें कि हमारी एग्जाम में जो सैलरी है वो, जी जी सर डिडक्टेबल अलाउंसेस में ब्रैकेट्स लगनी थी। हाँ जी सॉरी, ये जो माइनस में अमाउंट है, थैंक यू शेफ, तो आपने उनको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस में लिखना है। अच्छा अब फर्ज करें कि मैं इन तमाम को एक लेटर्स के साथ डिनोट करता हूँ। फर्ज करें मेरा जो सैलरी का आंसर आया पेपर में एग्जाम में वो ए है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बी, बिजनेस सी, डी और ई, और मेरी टोटल इनकम जो थी वो एग्जाम में आ गई एम। इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस मैंने माइनस किए तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो फर्ज करें आ गया क्यू। ये आपने जरा बात ज़हन में रखनी। यहाँ पर एग्जाम में आप सिंगल लाइन के साथ इसको करेंगे और यहाँ डबल लाइन लगाएंगे, इट मीन्स के ग्रैंड टोटल। यहाँ सिंगल लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर आप रुपीस लिखेंगे। ये मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। रुपीस लिखने के बाद आप डॉट लगाएंगे। अच्छा एक चीज जरा जहन में रखिएगा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब हम लिखते हैं ना सीए, तो ये ऐसे लिखते हैं, सीए कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। इसी तरह जब आप आई कैप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आप आई कैप को आई डॉट सी डॉट ए डॉट पी नहीं लिखेंगे, ये गलत है। इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम से क्या मतलब, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई कैप से क्या मुराद है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक होते हैं एब्रीविएशंस, जो कि मैं भी अक्सर बाज़ औक़ात गलत बोल जाता हूँ। एब्रीविएशन चूंकि हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ लफ्ज़ हम बोल जाते हैं कि लफ्ज़ को एब्रीविएट करना, जैसे आप बोलते हैं गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं, तो याद रखें जब एब्रीविएट करते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसी तरह जब आप रुपीस लिखेंगे तो ये एब्रीविएशन है, इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। डिप्रिसिएशन लिखेंगे तो ये एब्रीविएशन है। डिपार्टमेंट लिखेंगे तो ये एब्रीविएशन है। तो एक्रोनिम्स के साथ कभी डॉट नहीं लगाया जाता, जबकि एब्रीविएशंस के साथ डॉट लगाया जाता है। जैसे आप मिस्टर लिखते हैं तो एम आर डॉट, मिस लिखते हैं तो एम एस डॉट मिस, यानी एब्रीवेट करना उस अल्फाज को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, इम्प्रेशन बिल्ड करती हैं कि हाँ यार ये सेंसिबल आदमी है। अगर कोई बच्चा एग्जाम के अंदर इसमें खामखा फुल स्टॉप लगाना शुरू कर दे तो उसका टैक्स के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं और जो नेक टाई है वो आपने बेल्ट की जगह पे लगाई हो, तो आपकी प्रेस, बेशक आपके पास जितना भी नॉलेज है, तो वो एम्प्लॉयर आपका क्या समझेगा आपको कि यार ये बच्चा जो है ये क्या चीज़ है, ये इसको पता नहीं है कि बेल्ट मैंने कहाँ लगानी है और नेक टाई मैंने कहाँ जो है ना बांधनी है। तो इस तरह से फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ का इम्प्रेशन पड़ता है। अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपने एग्जाम में क्या करना है कि आपने ए को क्यू पे डिवाइड करना है। ए डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूं, इसको बोलते हैं टैक्स एबल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम इनटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो हमारे लिए मैटर करेगा, ये फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ अक्सर मैं आपसे जब भी बात करूंगा तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेंगे, मुझे कहेंगे सर सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। भाई सैलरी और टैक्सेबल सैलरी में बेटा फर्क होता है, ये बात जहन में रखनी है। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड टैक्सेबल सैलरी। एक है सैलरी जो आपको मिलती है, उसमें से टैक्सेबल अमाउंट को, उस सैलरी को प्रोसेस किया जाएगा, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा टैक्सेबल में। इसके ऊपर हमारे तकरीबन 4 चैप्टर हैं कि सैलरी को टैक्सेबल सैलरी में कैसे कन्वर्ट करना है, 4 चैप्टर हैं। तो अगर आप ये वर्ड मुझे बताएंगे टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल सैलरी, तो इट मींस कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क हुआ है, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आई। तो सैलरी और टैक्सेबल सैलरी में फर्क है, ठीक। तो आपने क्या करना है, इस अमाउंट को इस अमाउंट पे डिवाइड करना है। अगर तो ये आंसर
ये आंसर आपका 75% से ज्यादा आ जाए, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, 75% से ज्यादा, तो वो आपके न्यूमेरिकल में सैलरीड केस होगा। तो आपने फिर कौन सा टेबल देखना है, 6 लाख वाला, जिसमें 6 लाख की एग्जेम्पशन है। दूसरी बात, अगर ये आंसर आपका 75% तक हो या 75% से कम हो, क्या या क्या कहा मैंने, 75% से कम हो, तो आपने कौन सा टेबल देखना है, जिसमें 4 लाख की एग्जेम्पशन। ठीक, इसको बोलते हैं नॉन सैलरीड या एओपी वाला टेबल, और इसको बोलते हैं सैलरीड वाला टेबल। तो 3 बातें याद रखने की बजाय मेरा बेटा एक ही बात क्यों ना याद रखें, ताकि हम दिमाग के ऊपर कम से कम डेटा इस तरह से स्टोर करें कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम यही बात एक लाइन याद रखें, इफ टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ द टैक्सेबल इनकम देन द पर्सन इज सैलरीड। बस इतनी बात याद रखें, अगर वो सैलरीड नहीं तो फिर क्या होगा, नॉन सैलरीड। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इफ टैक्सेबल सैलरी exceeds 75% of the total taxable income then the person is a salaried person। तो फिर हमने उसको उस रेट पे आना है। ठीक होगी बात। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई वो सर कि पर्सन से क्या मुराद है जी। सर बेटा ये अभी मैं अभी कैलकुलेशन सेंटेंस, करूंगा, जब मैं कहूंगा फिर मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा। अभी सर ये मेरे से आप सेंटेंस प्लीज, रिपीट मैं कीजिएगा जब जो बताया। if taxable salary exceeds 75% of the total taxable income then the person is a salaried person। ओके, ये हम उसमें वर्ड यूज करेंगे इफ द, ये कुछ क्वेश्चन है, अच्छा लिख दूं मैं, चलो लिख देता हूँ। if taxable salary exceeds 75% of the taxable income then the Excuse me, sir. individual, जी, is a, सर ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं आएगा? if the taxable salary exceeds the taxable income, हाँ जी, टोटल टोटल टैक्सेबल इनकम। बेटा मैंने टोटल का यहाँ जानबूझ के वर्ड नहीं लिखा क्योंकि कुछ चीजें निकालनी है हमने बाद में जाकर, इसलिए आप इधर टोटल टैक्सेबल को ना ही लिखें तो बेहतर है, बस टैक्सेबल लिखें, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम में कुछ चीजें आती हैं जो हम इसमें ऐड नहीं करते, वो बाद में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। इज अ सैलरी पर्सन। ठीक, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि उसके टैक्स रेट जो है वो चेंज होंगे। इस ओके। अच्छा जी, अब जरा टेबल को देखते हैं कि टेबल की एप्लीकेशन। अच्छा पहले तो हम ये फैसला करें, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि सैलरीड और नॉन सैलरीड कैसे होगा। ये देखिएगा, हम दोबारा इसी टेबल पे आते हैं और इसकी हम कुछ कैलकुलेशन से ये डिसाइड करते हैं कि ये सैलरीड होगा या नॉन सैलरीड होगा। देखें, फर्ज करें कि मैं यहाँ पर कुछ अमाउंट्स लिखता हूँ इनकी बजाय, और यहाँ पर भी मैं कुछ अमाउंट्स लिखता हूँ और उसकी हम कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि वो क्या आंसर आए। लेट्स सपोज कि हमने कि देखा कि एक साहब की जो सैलरी है वो 100 है, मैं ऐसे फिगर अज्यूम कर रहा हूँ, उसका रेंटल इनकम नहीं है, उसकी बिजनेस इनकम है और वो है 50, उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है
50, उसकी जो टोटल इनकम कितनी आ गई उसकी, ये आ गई जी 100, 200, और उसने 50 रुपए ज़कात दी, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई हमारे पास 150। अब ये फैसला करना ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड, तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 150 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज लेंगे। ये हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 66.7%। तो हमारा क्राइटेरिया एक ही है कि ये आंसर 75% से एक्सीड करना चाहिए, 75% से क्या होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, मिस्टर ए इज अ नॉन सैलरीड केस। तो इसको कितनी एग्जामिशन वाला टेबल देखना है, 4 लाख वाला, ये बात बस ज़हन में रखिए। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, हम इसको चेंज करते हैं फिगर को। हम कहते हैं कि अगर इसकी ये अमाउंट सिर्फ 200, इसकी सिर्फ सैलरी ही होती, राइट, तो इसकी टोटल इनकम कितनी होती 200, और इसमें ज़कात 50 माइनस की, तो अब आंसर क्या आ गया 150 इसकी। अब जो हमारे पास जो इसकी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ गई, सैलरी कितनी आ गई 200, और टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 150 इंटू 100। अब देखें आंसर तो 100 से भी ऊपर चला जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू, तो ये आ जाएगा 133%। तो 75 से एक्सीड कर गया, तो हम कहेंगे ये क्या है, सैलरीड केस। चलें हम इस अमाउंट को अब इसमें से इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास अब टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगी 200। अब देखें क्या आंसर आ रहा है, 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो आंसर क्या आ गया 100। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सैलरीड केस, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो बिजनेस इनकम है वो 100 ऐड करें, तो अब हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट क्या आ गई 300, ठीक। अब इसके अंदर हमने ज़कात फर्ज करें कि 50 इसने ज़कात दी, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 250, ठीक। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 250 टैक्सेबल इनकम। अब देखते हैं क्या आंसर है, 200 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारे पास आंसर आ गया 80%। शाबाश। तो अभी भी क्या है, ये सैलरीड पर्सन है ये, क्योंकि 75 से ज्यादा है। अंडरस्टैंड, क्लियर होगी बात। तो इसी तरह, अच्छा, इससे एक बात तो हमें ये पता चली कि सैलरीड और नॉन सैलरीड को कैलकुलेट कैसे करना है, कि आपने इस अमाउंट को इस पे डिवाइड करना है, एक। दूसरी बात हमें यहाँ से ये भी समझ लगी कि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग रेट्स तो हैं, लेकिन इनकम के अलग अलग रेट्स नहीं हैं। इनकम आपकी जितनी भी 5 हेड्स की होगी उनको हमेशा इकट्ठा किया जाएगा। यानी आप देखें कि इसमें मैं बिजनेस को अर्न कर रहा हूं, देखें यहाँ मेरी बिजनेस इनकम है, लेकिन मैं अपनी बिजनेस इनकम के ऊपर नॉन सैलरीड के रेट्स पे नहीं कर रहा। मेरी टोटल इनकम को क्लब किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उसके ऊपर रेट कौन से अप्लाई करने हैं। इससे ये हमें एक पता चल गया कि एग्जाम में साइमल्टेनियसली मैं दोनों टेबल अप्लाई नहीं करूंगा, या तो मुझे टेबल 1 अप्लाई करना पड़ेगा या मुझे टेबल 2 अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक बाज़ औक़ात एग्जामिनर क्या करता है कि आपको रेट ही कोई एक देता है, तो उससे ये बात 100% श्योर होती है कि अब आपको जो न्यूमेरिकल मिला है वो इसी का मिला है। फॉर एग्जांपल उसने रेट ही आपको सैलरीड के दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि इस पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो इसी का ही है। लेकिन अगर दोनों रेट्स गिवन हो तो फिर हमें पता चलेगा कि अब मुझे डिसाइड करना है, या मेरे पास एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं, या एक ही क्वेश्चन के अंदर मुझे फैसला करना पड़ेगा कि मुझे जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो दोनों तरह की चीजें हमें पेपर में फेस करना पड़ सकती है। अच्छा जी, कितनी बातें हमें पता चली,
नंबर 1 हमें पता चला कि पर्सन से क्या मुराद है, राइट। पर्सन से क्या मुराद है, पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये एक डेफिनेशन थी। दूसरी आज हमने ये चीज सीखी कि सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन किसको कहते हैं। उसके अंदर हमें क्या सीखना पड़ा कि व्हाट इज मेंट बाय टोटल इनकम, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करेंगे तो हम टैक्सेबल इनकम तक आएंगे। तो इससे हमें ये भी पता चला अगर किसी बच्चे ने ये 5 हेड्स याद कर लिए हैं ना, तो वो समझ ले कि उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन याद कर लिया, उसको एक सेक्शन 100% याद हो गया। जिसको ये पता चल गया अगर कि टैक्सेबल इनकम क्या है, अगर वो सिंपल इतनी बात कहे कि टैक्सेबल इनकम मीन टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो उसको एक और सेक्शन याद हो गया। अगर वो बच्चा कहे कि मुझे ये भी पता चल गया आज सर कि व्हाट इज मेंट बाय पर्सन, तो समझे उसको 3 सेक्शन आज याद हो गए इनकम टैक्स के। ठीक है, ये 3 सेक्शन, 3 उसने प्रोविजंस याद कर ली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। ठीक हो गया। और अगर वो ये कहे कि मुझे ये भी पता चल गया कि सैलरीड और नॉन सैलरीड को कैसे डिटरमिन किया जाएगा, तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक रूल याद हो गया। ठीक है जी, 3 टर्म मैंने आपसे रिक्वायरमेंट की है कि आपको पता होना चाहिए पर्सन, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और सैलरीड और नॉन सैलरीड इनकम से क्या मुराद है। लें जी, अब आ गए हमारी इसके ऊपर कि रेट्स की एप्लीकेशन कैसे होगी। ठीक है जी, रेट की एप्लीकेशन कैसे होगी, अब इसको हमने सीखना। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आपने याद रखना है कि ये जो टेबल है ना, इसकी पहली क्वालिटी ये है कि इसका ताल्लुक टैक्सेबल इनकम के साथ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका जो टैक्सेबल इनकम है ये हमेशा एनुअल होगी, ये एनुअल इनकम होगी जो इसके साथ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम टेबल को डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम जो है वो सैलरीड और नॉन सैलरीड की तरफ आएंगे। अच्छा, अब टैक्सेबल इनकम तक आप पहुंच गए, तो आपने टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के बाद लेट्स सपोज कि हम पहले नॉन सैलरीड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि नॉन सैलरीड क्या है। आपने देखना है कि वो मेरी टैक्सेबल इनकम क्या है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम क्या है। क्या वो 4 लाख तक है तो रेट कितना आएगा, 0। फर्ज करें किसी साहब की जो टैक्सेबल इनकम है वो उनकी 3 लाख रुपया है, तो उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आगे उसके रेट देखेंगे, पहले स्लैब देखेंगे किस स्लैब में फॉल कर रहा है, वो फर्स्ट में। तो फर्स्ट टैक्सेबल इनकम के आगे क्या लिखा हुआ है, 0%, यानी उसकी इनकम क्या हो गई, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट हो गई, इसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट। अच्छा, इसके साथ एक और लफ्ज मैं आपको बताता चलूं, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। 2 लफ्ज एग्जाम में आपके यूज होंगे, एक को हम कहेंगे एग्जेम्पशंस और एक को कहेंगे एक्सेप्शंस। ये आपने ऑल्टरनेट एग्जाम में यूज नहीं करने। एक्सेप्शन से मुराद होता है कि जो जनरल रूल है उसके ऑपोजिट रूल क्या हो सकता है, इस रूल के अलावा कोई एक्सेप्शंस भी है इसकी, कहते हैं ना एक्सेप्शंस आर देयर। तो एग्जेम्पशन का लफ्ज बेटा इसका ताल्लुक इनकम के साथ है, ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका ताल्लुक सिर्फ, तो यू कैन से दैट exemption is a technical word, is a specific word, whereas exception is a general word। ये किसी भी वर्ड के साथ किसी की भी एक्सेप्शन हो सकती है। ये इनकम टैक्सेबल है, एक्सेप्शन लिखें यानी कब एग्जेम्प्ट होगी। ये एक्सपेंस अलाउ है, एक्सेप्शन लिखें कब ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ये एक्सपेंस अलाउ नहीं है, इसकी एक्सेप्शन बताएं कब ये अलाउ होगा। ये इनकम एग्जेम्प्ट है, इसकी एक्सेप्शन बताएं। तो क्या मतलब, ये कब टैक्सेबल, यानी उलट इसकी क्या एक्सेप्शन है वो बतानी। तो इसलिए लफ्ज ध्यान से इस्तेमाल करना है, एग्जेम्पशन से मुराद इनकम के साथ इस्तेमाल करना है। तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर ये लफ्ज आपकी हेल्प करेगा। तो ये आप कोई कॉपी बना लें, उसके साथ साथ ये जो मैं टर्म्स दे रहा होता हूँ वो आप लिख लिया करें। आज सर ने ये नई टर्म यूज की थी, इससे ये मुराद मुझे समझ आ गई,
इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, पेपर भी हल हो जाएगा, आर्टिकल्स में भी आपको मदद मिलेगी, और जब आप फाइनल के एग्जाम में जाएंगे उस वक्त भी आपको हेल्प मिलेगी। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उस वक्त भी आपको हेल्प मिलेगी। लें जी, हम कहते हैं कि जी अगर किसी की टैक्सेबल इनकम जो है वो लेट्स सपोज 5 लाख रुपीज 500,000। ठीक, अब एक नई चीज सुनिएगा, कॉमा कहाँ लगाना है। जितने भी अल्फाज आप लिखें एग्जाम के अंदर 7 8 9 6 3 4 2 9 4 3 2, हर 3 के बाद आपने कॉमा लगाना है पेपर में, ये बात नहीं भूलनी। दूसरी बात, जीरो का साइज आपने पूरा रखना है। अगर आप लिख रहे हैं 7 8 9 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर आपने 3 के बाद यहाँ कॉमा लगाते जाना है। इसको कोशिश करनी है कि ऐसे ना लिखें 9 0 0 0 0। बच्चों की आदत होती है कि जो जो आगे चलते हैं जीरो का बेड़ा गर्क करते जाते हैं, ऐसे नहीं करना। कॉमा लगाना है हर 3 के बाद, इधर से उल्टे हाथ से हर 3 के बाद आपने कॉमा लगाना है। जितना एग्जामिनर को आसानी उसके लिए पैदा करेंगे वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा, जितना उसको तंग करेंगे वो आपको तंग करेगा। तो इसलिए प्लीज आसानी उसके लिए भी पैदा करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, वो आपके लिए आसानी पैदा करें। लें जी, अब आगे हम इसके ऊपर ये अब देखा हमने कि जी 5 लाख रुपया कहाँ पर है। तो 4 लाख की अगर इनकम होगी, ये वाली स्लैब 4 लाख से 1 रुपया भी बढ़ गया, 1 पैसा भी बढ़ गया, तो आप इस स्लैब में इसमें लिखा हुआ है 5% ऑफ द अमाउंट। देखें जो अमाउंट है इससे मुराद टैक्सेबल अमाउंट है, इससे मुराद बेटा टैक्सेबल अमाउंट है, इनकम है, ये बात बस ज़हन में रखिए। तो लिखा हुआ 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 400,000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टैक्सेशन, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ स्टेटस लिखेंगे नॉन सैलरीड। वो आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ दी, ये यानी ऑफ मीन ब्रैकेट इनटू, इसके फौरन बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है जिसको आप छोटी ब्रैकेट कहते हैं, और ब्रैकेट के फौरन बाद क्या लिखनी है, टैक्सेबल अमाउंट। और टेबल में क्या लिखा हुआ है, 4 लाख रुपया, फिर ब्रैकेट बंद, पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पर इक्वल का साइन। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 लाख। 1 लाख इंटू 5%, तो आंसर आ गया हमारे पास 5,000। ठीक हो गया जी, इस तरह से आपने करना है। अच्छा, फर्ज करें कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो आती है हमारे पास जी 24 लाख रुपया, 12 लाख हम कर लेते हैं जी, 12 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 1.2 मिलियन, ये आ गई। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल को चूज करना है कि उसके टेबल में से कहाँ, क्योंकि नॉन सैलरीड है। देखें तो ये थर्ड स्लैब में फॉल कर रहा है, फोर्थ में फॉल नहीं कर रहा, थर्ड में फॉल कर रहा है ये। तो ये वाली हमारी है, इसमें नहीं जाना क्योंकि ये 12 लाख से ज्यादा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। एज इट इज आपने इसको यहाँ पर लिखना है, लिखेंगे 10,000, ठीक है, ऑफ दी प्लस अमाउंट इनटू टैक्स की अमाउंट आ गई, इनटू पैरेंथेसिस स्टार्ट टैक्सेबल अमाउंट एक्सीडिंग ब्रैकेट, ये उसके बाद ये अमाउंट आ जाए। ठीक हो गया। तो अब ये कितनी अमाउंट आ गई, 6 लाख। पहले आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। तो 600,000 उसका 10% और उसमें ऐड कर दिया आपने 10,000, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई, 70,000। ठीक, अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये 10,000 क्यों ऐड किया और 6 लाख को क्यों माइनस किया है। बेटा ये जो टैक्स होता है ना, ये वाला, ये जो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट में से माइनस करते हैं, ये उसी का टैक्स होता है। मसलन आप देखें कि 12 लाख का टैक्स कितना आ रहा है, 70,000। अच्छा, अब आप 6 लाख का पहले टैक्स कैलकुलेट करें, फिर आपको समझ आएगी। अगर हमारी टैक्सेबल अमाउंट हो 6 लाख,
₹600,000। तो अब देखते हैं कि ये किस स्लैब में फॉल करेगी। यहाँ है, यहाँ देखें तो ये सेकंड स्लैब में फॉल कर रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, तो इस स्लैब में आ गई। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो लिखा हुआ है 5% टैक्स आ गया, 5% ऑफ द अमाउंट ब्रैकेट के बाद एक्सीडिंग 400,000। तो ये आंसर कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख का 5% लेंगे तो कितना आ गया, 10,000। ठीक। अच्छा, अब ये देखें, यानी ये जो हमने 12 लाख में से 6 लाख माइनस किया है उसका टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इससे एक बात हमें ये पता चली, देखें बड़ा जबरदस्त तरीका आपको समझ आ जाएगी। ये जो अमाउंट होती है ना, और ये जो अमाउंट होती है टेबल में, ये इसी का टैक्स पड़ा होता है। मसलन 10,000 अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर ये 6 लाख का टैक्स है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा 24 लाख पे टैक्स कितना बनता है बगैर कैलकुलेटर यूज किए नॉन सैलरीड का, तो आप कहेंगे सर 24 लाख पे टैक्स बनता है 2.5 लाख रुपए बगैर कैलकुलेटर यूज किए। मैं आपसे पूछूं कि यार अगर किसी की टैक्सेबल इनकम नॉन सैलरीड की 60 लाख रुपया है तो उसका टैक्स कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर उसका टैक्स बनता है 12,20,000। इसी तरह अगर सैलरीड केस में हम आए तो उसके अंदर भी ऐसे ही है, टेबल वैसे ही बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी सैलरीड पर्सन की टैक्सेबल इनकम 80 लाख हो तो टैक्स कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1.345 मिलियन, ये उसका टैक्स बनेगा। इसी तरह अगर 75 मिलियन होगी तो उसका कितना होगा, 21 मिलियन। तो ये बात याद रखें कि इस तरह से होगा। अब हम एक सैलरीड की प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि इसकी भी समझ आ जाए। जी बेटा। सर इसमें जब टैक्स हमें दिया होता है तो फिर हम रेट क्यों लगाते हैं? टैक्स दिया होता है वो तो किसी जैसे आप और रेट बता से होता है ना, जो एडवांस होता है ना, जो एडवांस टैक्स होता है वो तो किसी और रेट से होता है। ये तो और रेट्स होते हैं, वहां पर आपने को 5% से दिया हुआ, को 2% से दिया हुआ, 3% से दिया हुआ। एडवांस टैक्स दिया है ना पूरे साल में आपने, वो तो बिल्कुल जी सर। डिफरेंट रेट्स होते हैं उसके, तो इसके तो डिफरेंट रेट्स है। यही तो टैक्स लायबिलिटी और एडवांस टैक्स में फर्क है कि टैक्स लायबिलिटी के रेट्स और एडवांस टैक्स के रेट फर्क होते हैं। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि एक मिस्टर जी है, उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो है ₹3.7 मिलियन। तो जब टैक्सेशन पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका सबसे पहले देखना पड़ेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड। तो हम कहेंगे ये, फर्ज करें कि ये सैलरीड केस है, तो सैलरीड के लिए हमें कौन सा टेबल देखना पड़ेगा, ये वाला जिसकी 6 लाख की एग्जेम्पशन है। तो पाकिस्तान में ये भी पता चला कि जो सैलरीड पर्सन है उसकी एग्जेम्पशन 6 लाख की है और जो नॉन सैलरीड है उसकी एग्जेम्पशन 4 लाख की है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीड रेट पर्सन है उनके टैक्स रेट्स कम है जबकि नॉन सैलरीड के टैक्स रेट्स ज्यादा है। बिजनेसमैन आप अपने अल्फाज में कह सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें 37 लाख में मुझे बताएं कि स्लैब चूज करें, सैलरीड पर्सन की कौन सी है, 1 2 3 4 5 कहाँ फॉल करेगा ये? F6 सर। 6 में 6 स्लैब है 35 लाख से ज्यादा और 50 लाख तक। तो ये हमने पहले चूज कर लिया कि अच्छा भाई इसका रेट ये है। फौरन क्या देखना है, ये वाली इसकी, ये आ गई, तो इसकी स्लैब ये आ गई। अब इसी स्लैब के ऊपर एज इट इज हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 670,000 एक्सक्यूज मी सर, ऊपर प्लस, वाला आना है, कैसे आपने नीचे वाला किया 370 आएगा, ऊपर वाला ही है। सॉरी, इट्स ओके। सॉरी, ये वाली अमाउंट है। आप तो जरा भी मुझे आपने जो है ना वो मार्जिन नहीं दिया कि मैं थोड़ी सी भी गलती कर। चले कोई नहीं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एग्जाम में तो आप ही ने करना है माशा। चल इट्स ओके। 370,000 प्लस उसमें क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ द अमाउंट, ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट में फौरन बाद क्या लिखना है, टैक्सेबल अमाउंट 3.7 मिलियन। देखिए मैं कॉमा लगा रहा हूँ,
माइनस उसके आगे क्या लिखा हुआ है 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन क्यों माइनस किया? क्यों? क्योंकि उसका टैक्स ये पड़ा हुआ है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे। तो 37 लाख में से 35 लाख माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 2 लाख। ठीक, 2 लाख का आप 20% लेंगे तो 40,000, फिर कैलकुलेटर को प्रेस करेंगे प्लस को तो 370,000 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया जी ₹410,000, ये वाला स्टेप। ठीक है जी। तो इसी तरह यानी कोशिश करनी है कि इसी तरह से आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें ताकि कम से कम स्टेप जो है वो आपको लेने पड़े। ठीक हो गया जी। तो अभी तक जो मैंने आपको जो टर्म समझाई मैं उसको समराइज करूं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछे, फिर हम आगे चलेंगे। नंबर 1 हमने क्या क्या सीखा अभी? पहली जो बात हमने आज जो सीखी वो क्या है? व्हाट इज मेंट बाय अ पर्सन। दूसरी बात जो आज हमने जो सीखी, जो ऑलरेडी भी पहले हम पढ़ चुके थे, वो थी कि टोटल इनकम से क्या मुराद। और फिर हमने एक बात जो इसमें आज दोबारा रिपीट की वो थी व्हाट इज मेंट बाय टैक्सेबल इनकम। फिर हमने आज इसमें ये देखा कि पर्सन से क्या मुराद है, और उसके बाद सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन किसको कहते हैं और रेट्स कैसे चूज किए जाएंगे। फिर हमने अभी जो प्रैक्टिस की इसकी, वो प्रैक्टिस ये की कि आप टैक्स रेट्स कैसे अप्लाई करेंगे। टैक्स रेट्स को चूज करना और उसकी परसेंटेज को अप्लाई करना और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचना। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले मेरे से पूछ लें, फिर मैं आगे चलूंगा। जी शुएब, कोई कमेंट्स में देखो कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का खास, तो मैं फिर वो नो सर, एड्रेस कर लूँ। जी बेटा, इतनी टर्म सबको समझ आ गई हैं? यस सर। शुएब के अलावा कोई और बताए कि ये बात आज आपको समझ आ गई कि ये चीजें हैं। ठीक हो गया। चलें अब जी हम Yes, सर। sir. न्यूमेरिकल को। जी बिल्कुल ठीक है बेटा। अब ये जो टैक्स रेट्स है ना, आप लोगों को किताब मिल गई? मुझे बताइएगा। नो सर, कल पता किया था मार्केट में, तो अभी नहीं है उनके पास। अभी शॉर्ट नहीं फॉर्म में आई। है चल सर। ये अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में किसके पास है? सर हमारे पास है मोहम्मद अला। ग्रुप में शेयर कर अच्छा, दे आपके यार। पास है। चलें, आप इनके साथ व्हाट्सएप में बेशक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ओके सर। वो इनको वो दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात अब जो है वो आईपैड अब में हमने खाली खालिद पेटी वाला साहब की दूसरी नहीं चाहिए। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि ओके आप जो है वो आई कैप की बुक अवेलेबल है शॉर्ट फॉर्म में, वो तो वेबसाइट पे मौजूद है, उसको डाउनलोड करके रेट्स फिलहाल आपने अभी डाउनलोड कर लेने उसके। तो जब भी मैं कैलकुलेशन करवाऊं तो आपके सामने रेट्स और कैलकुलेटर, एक पेन और पेंसिल लाजमी अब होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस के ऊपर जाना है। अच्छा जी, आज हम अपना पहला एक बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके साथ, अभी तक मैंने किताब को शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको पहले सिस्टम समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ और उसके बाद हम चलेंगे। देखें जी, इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को। इसकी वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है, आप वो देखना चाहें उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एक तो इसके ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता चुका हुआ हूँ। ये टैक्स रेट्स हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हुए हैं। ये आ गई जी फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास। Mr. Hamid was doing a job in a well-reputed company with a taxable salary of rupees 80,000 per month. Compute his tax payable और refundable. इसका क्या tax payable होगा या refundable होगा। अच्छा जी, अब जो है वो
एक बात याद रखें, जब उसने बता दिया 80,000 पर मंथ, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सवाल ये होगा कि हमने एग्जाम में मिस्टर हमीद का नाम लिखना है, फिर बताना है कि ये रेजिडेंट है। अगर ना बताया जाएगा, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन होता है, जब ये मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। रेजिडेंट और उसके बाद इंडिविजुअल लिख देना आपने, पर्सन की टाइप लिखनी है, इंडिविजुअल है या एओपी है, और उसके बाद हम लिखेंगे टैक्स ईयर। ये भी डिस्कशन होनी है टैक्स ईयर रेजिडेंट के ऊपर। तो इसमें हमारा इस वक्त जो टैक्स ईयर है वो 2020, और अगर एग्जाम में वो ऐसे लिखे 2000x0 तो आपने वही लिखना है। फिर इसमें आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, तो अब देखें इसमें हमारे पास ना कोई डिडक्टेबल अलाउंस है, सिर्फ एक ही इनकम है और वो है सैलरी, और सैलरी भी उसने हमें पर मंथ दी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, और इसमें एक अजम्पशन ली जाएगी कि ये पर मंथ है। अगर हमें टाइम फ्रेम नहीं बताया गया तो 12 माह की हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आ गई हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज 80,000। अच्छा, वर्किंग के साथ आप लिख सकते हैं कि, या पूरा भी लिख लें, इनटू 12, तो इज इक्वल टू रुपीज कितना आ गया जी हमारे पास, 80,000 इंटू 12, 960,000, 960। ये आ गया। अच्छा, अब देखें मुझे ये बताएं कि क्या ये वाली अमाउंट जो है 960 यहाँ पूरे न्यूमेरिकल में कहीं गिवन है? जी बेटा, जी शुएब, ये फिगर कहीं गिवन है इसमें? जी 960 इस पूरे क्वेश्चन में जो आपके पास है गिवन है फिगर 960? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अगर कोई फिगर प्रोसेस करके आ रही हो, आपने एग्जाम में बेटा उसकी वर्किंग शो करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। इट्स ओके अगर कोई अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं और आपने उसको कंप्यूट किया हुआ है, तो ये बात याद रखें कि आपने उसको क्या करना है, उसकी वर्किंग शो करनी है। अब इसमें कुछ और है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम इसकी टैक्सेशन के ऊपर आ जाएंगे, और ये है ही सैलरी, यही इसकी टैक्सेबल इनकम है, यही उसकी सैलरी है। तो ये क्या होगा, 960,000 डिवाइडेड बाय 960,000 इंटू 100, तो आंसर क्या आ गया, 100%। ये वर्किंग एग्जाम में शो नहीं करनी, नॉट एप्लीकेबल। बस आपने यहाँ लिख देना है सैलरीड केस या सिर्फ सैलरीड। अब इसको देखेंगे स्लैब्स में जाके कि ये किस स्लैब में फॉल कर रहा है। सैलरीड की जो टेबल है उसमें देखेंगे तो ये सेकंड स्लैब में फॉल कर रहा है, और वहां पर लिखा हुआ है 5% ऑफ द अमाउंट। अमाउंट से क्या मुराद है, टैक्सेबल, एक्सीडिंग 600,000। तो 18,000। हाँ जी 18,000। 18,000 आ गया जी हमारे पास, ये आ गया। ठीक है जी, ये वाले अभी हमने यही स्टेप सीखने हैं। अभी हमने जो काम करना है आज भी और कल भी, आज तो चलो लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो हमने बेटा अभी ये चीज सीखनी है। फिर इसके बाद हमारा जब सिस्टम को सीख जाएंगे, फिर हम अपने काम के ऊपर आना शुरू होंगे, फिर हम किताब को प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। अभी हमने यही सीखना है कि टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो जो लोग जाना चाहते हैं एग्जिट जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, और जो कोई क्वेश्चन पूछ